यहाँ के लोग क्यों अपनी जात के नेता को मंत्री बनने मात्र से ही खुश हो जाते हैं? क्यों उनसे कोई विकास की बात न कहीं कोई साजिश और भ्रष्ट नेताओं की मिलीभगत जरूर है। पूरी और मैथिली यहाँ की समृद्ध भाषा, साहित्य और कला की पहचान है। सरकार और माफियाओं ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। क्या इसका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार है या तटीय राज्यों को लेबर न मिलने का डर? नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी है संघर्ष और उस संघर्ष के पीछे की प्रेरणा की। बिहार के एक छोटे से गांव के निवासी संजीव ने कोलकाता में एक दुकान पर काम शुरू किया। सालों के मेहनत के बाद उन्होंने अपने छोटी सी दुकान खोली और आज वे एक सफल उद्यमी हैं। उनका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। पर सवाल यह है कि संजीव को कोलकाता क्यों जाना पड़ा? दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत के हृदय स्थल में बसे बिहार की पहचान उसी सांस्कृतिक धरोहर, शैक्षणिक इतिहास और संघर्षशील प्रवृत्ति से होती है। यह राज्य प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो विश्व के सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ शिक्षा के केंद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासक इस धरती पर रहे हैं। जैन और बौद्ध धर्म का उदय भी यही हुआ है। मगध साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को कौन ही भुला सकता है। और स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार की अहम भूमिका रही है। भोजपुरी और मैथिली यहाँ की समृद्ध भाषा, साहित्य और कला की पहचान है। गंगा नदी की सभ्यता की जीवन धारा भी यही है। मधुबनी की पेंटिंग आज विश्व प्रसिद्ध लोक कला है। और अब तो छठ पूजा समस्त हिंदुओं और बिहार की अनोखी पवित्र धार्मिक परंपरा बन गई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार की पहचान प्रवासियों के राज्य के रूप में उभरी है। लाखों बिहारी हर साल बेहतर जीवन, रोजगार और शिक्षा की तलाश में देश के अन्य हिस्से या विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार प्रवास, संघर्ष और सफलता की कहानियों से भरा हुआ है। आखिर क्यों यह राज्य पलायन को मजबूर है? बने रहिए इस वीडियो में। बिहार से प्रवास का सबसे बड़ा कारण है रोजगार का अभाव। 1990 के दशक से आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में औद्योगिक विकास लगभग ठहर सा गया है। कृषि पर निर्भर बिहार की अर्थव्यवस्था रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी लोगों को प्रवास के लिए मजबूर करती है। आज स्थिति यह है कि देश के लगभग हर बड़े शहर में बिहारी श्रमिकों और पेशेवरों का योगदान देखा जा सकता है। चाहे मुंबई के निर्माणाधीन इमारत हो, पंजाब के खेत, दिल्ली के ऑटो रिक्शा या खाड़ी देशों में फैक्ट्रियां, बिहार के प्रवासी हर जगह अपने संघर्ष और मेहनत की छाप छोड़ रहे हैं। दूसरी थ्योरी यह भी है कि जैसे जैसे भारत में तटीय राज्यों का उदय हुआ, वैसे वैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों का पतन होता रहा। केंद्र और राज्य के सरकारों ने ऐसे ऐसे स्कीम चलाएं जिससे बिहार और गरीब होता रहा और तटीय राज्य की तरक्की चलती रही। नहीं तो साहब, उनको मजदूर कहां से मिलेंगे? पर यहां यह कहना भी जरूरी है कि जातीय राजनीति और राजनेता ने इस राज्य को अंधकार में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रहा सहा कसर यहां की आबादी ने पूरा कर दिया। आज सोचने वाली बात है कि क्यों पास के राज्य पटरी पर लौटने लगे हैं और बिहार आज भी बदहाल है। कहीं इसका कारण राजनीति इच्छा शक्ति या गली गली में पनपे क्रिमिनल तो नहीं है। यूपी में भी क्रिमिनल बहुत थे, पर आज के हालात कुछ और हैं। आखिर बिहार में क्यों हालात काबू नहीं हो रहे हैं? क्या इसका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार है या तटीय राज्यों को लेबर न मिलने का डर? कहीं ना कहीं कोई साजिश और भ्रष्ट नेताओं की मिलीभगत जरूर है। जो दौर 1990 में शुरू हुआ वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? दोस्तों, यहाँ के संघर्ष की कहानियां क्योंकि बात करें तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बिहारी श्रमिक निर्माण उद्योग की रीढ़ है। 16 घंटे तक कड़ी धूप में मेहनत करने वाले श्रमिक अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। मुंबई के धारावी इलाके में रहने वाले रंजीत यादव जैसे लोग रोज 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पैसे वे अपने गांव भेजते हैं। उनके जीवन में ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, न ही स्थिरता। बिहारी मजदूर केवल देश तक
नहीं सीमित है। खाड़ी देशों में लाखों बिहारी श्रमिक काम करते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अजीत कुमार ने दुबई जाकर एक निर्माण कंपनी में काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें सुपरवाइजर के पद तक पहुंचाया। हालांकि विदेश में काम करने वाले प्रवासियों के लिए भाषा, जलवायु और संस्कृति की चुनौतियां हमेशा बनी रहती है। वहीं इस राज्य की सफलता की कहानियां भी भरी पड़ी है। बिहार शिक्षा का गढ़ माना जाता है और यहां से हर साल हजारों विद्यार्थी बड़े शहर में जाकर अपने सपने को साकार करते हैं। पटना के रहने वाले मनोज सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और आज वे एक मल्टीनेशनल कंपनी पर उच्च पद पर कार्यरत हैं। उनकी सफलता दर्शाती है कि यदि अवसर दिए जाएं तो बिहारी युवा असंभव को संभव कर दिखा सकता है। देश के प्रमुख अस्पतालों और IIT जैसे संस्थान में बड़ी संख्या में बिहारी छात्र और पेशेवर हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जो गया के छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं, ने एम्स में पढ़ाई की और आज अमेरिका में अपने क्षेत्र में अग्रणी है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां अन्य युवाओं को प्रेरित करता है। बिहार प्रवासियों ने प्रशासनिक सेवाओं में भी अपनी पहचान बनाई है। यूपीएससी की परीक्षाओं में हर साल बड़ी संख्या में बिहारी छात्र सफल होते हैं। जैसे बिहार के सत्येंद्र मिश्रा, जो पहले दिल्ली में एक मजदूर थे, बाद में यूपीएससी पास कर IAS बने। बिहारी प्रवासियों का योगदान केवल उनके व्यक्तिगत कहानियों तक सीमित नहीं है। उनके द्वारा घर भेजा गया पैसा बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन प्रवासियों की वजह से गांव में घर बन रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और छोटे मोटे व्यवसाय फल फूल रहे हैं। पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। लंबे समय तक घर से दूर रहने के कारण परिवारों में अलगाव और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। युवा वर्ग के पलायन से गांवों में बुजुर्ग और बच्चे ही रह जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली प्रवासी श्रमिकों के पास पेंशन या बीमा जैसी सुविधाएं नहीं होती। बिहारी प्रवासियों की कहानी संघर्ष और सफलता का अद्भुत मिश्रण है। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उनके जीवन को बदली है, बल्कि उनके परिवार और पूरे राज्य को भी एक नई दिशा दी है। हालांकि यह जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर उनके लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं प्रदान करें, ताकि वे अपने राज्य में ही रहकर अपने सपने को पूरा कर सकें। बिहारियों की प्रवास यात्रा यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो सफलता निश्चित है। ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हर बिहारी के लिए गर्व का विषय है। परंतु दोस्तों, इसके मूल कारण की पहचान करके परमानेंट ट्रीटमेंट की भी बात करनी चाहिए। बिहार में दशकों से राजनीतिक अस्थिरता और बार बार सरकार बदलने से विकास की गति धीमी हो गई। प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचार और योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होने के कारण रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। इन समस्याओं ने युवाओं को मजबूर किया है कि वे बेहतर अवसर के लिए दूसरे राज्यों का रुख करें। दोस्तों, राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण यहां बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। यह भी रोजगार का सृजन में बाधा बना है। प्रशासन और राजनीति में भ्रष्टाचार ने विकास के धन का दुरुपयोग किया है। रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रही हैं। जातीय राजनीति ने विकास के बजाय जातीय वोट बैंक पर जोर दिया है, जिससे राज्य की प्राथमिकताएं भटक गई है। राजनीतिक लाल फीताशाही के कारण बड़े निवेशक बिहार में उद्योग लगाने से कतराते हैं। क्रिमिनलों के बढ़ते प्रभाव ने सामाजिक शांति को भंग किया है और लोगों को सुरक्षित और स्थिर जगह की तलाश में पलायन करना पड़ा। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार में भी शुरू से ही बिहार के अनेकों मंत्री रहे हैं, फिर भी कोई विकास की बात क्यों नहीं हुई? सिर्फ कुछ ट्रेन चला देने मात्र से ही यहां के लोग खुश होते रहे हैं। अब तो वह ट्रेन भी नहीं चल रहे हैं। यहां के लोग क्यों अपनी जात के नेता को मंत्री बनने मात्र से ही खुश हो जाते हैं? क्यों उनसे कोई विकास की बात नहीं करते? सोचिएगा तो अपना माथा पीटना पड़ेगा आपको। आज भी सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने के बावजूद कोई विकास की बात क्यों नहीं करता है? कब तक यहां की योजनाएं सिर्फ कागजों पर रहेगी? सरकार और माफियाओं ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं कि अगले इलेक्शन आने पर अपनी जात वाले नेता से पूछिएगा कि इस समस्या का हल क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उज्जवल कुमार, आप देख रहे थे थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया।
हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।